सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे व्याख्यान 1 कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते। लेखक से परिचित होते हैं। लेखक हैं हमारे हरिशंकर परसाई। पहले लेखक परिचय। लेखक का जीवन परिचय। परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित जमानी नामक गांव में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। उच्च शिक्षा के लिए ये नागपुर आ गए। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद कुछ दिनों तक वे स्कूल, कॉलेजों में अध्यापन कार्य करते रहे। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन आरंभ किया। कुछ समय तक वे पत्रकारिता के व्यवसाय में रहे। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इस पत्रिका का खूब स्वागत हुआ, परंतु यह घाटे के कारण चलना बंद हो गई। परसाई जी ने विपरीत परिस्थितियों में भी लेखन से मुंह न मोड़ा, न ही दोबारा नौकरी की। आर्थिक तंगी में जीते हुए सन 1995 में दिवंगत हो गए। उनकी रचनाएं। हरिशंकर परसाई ने प्रचुर लेखन कार्य किया। उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी पुस्तकों में प्रमुख हैं जैसे उनके दिन फिरे, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, तब की बात और थी, और अंत में तिरछी रेखाएं, तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी आदि। परसाई रचनावली के 6 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। साहित्यिक रचनाएं। परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार माने जाते हैं। उनका व्यंग्य केवल हंसाने के लिए नहीं, समाज की बुराइयों पर करारी चोट करने के लिए है। उन्होंने समाज की बुराइयों को इस तरह पेश किया है कि बुरे चरित्र वाले व्यक्ति अपनी छाया देखकर शर्मिंदा हो जाएं। अर्थात वे ऐसे साहित्यकार थे जो व्यंग्य कसने में अपने मित्र को भी नहीं छोड़ते थे। उनकी जो व्यंग्य था वो केवल समाज को हंसाने का कारण नहीं बनता था, बल्कि समाज की जो बुराइयां हैं उस पर उन्होंने करारी चोट की है। प्रेमचंद के माध्यम से उन्होंने न केवल अपने मित्र पर व्यंग्य कसा है, अपितु प्रेमचंद के माध्यम से समाज में हिंदी लेखकों की स्थिति तथा सामाजिक बुराइयों को सामने लाने का प्रयास किया है। आइए आगे पढ़कर इसके विषय में जानते हैं। उनका व्यंग्य बहुत प्रभावशाली है। बुराई की छोटी से छोटी अदा को उन्होंने रोचक शैली में प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्राय सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक जीवन में फैले भ्रष्टाचार को अपना विषय बनाया है। परसाई जी ने हिंदी साहित्यकारों की बुरी दशा को दिखाने के लिए
प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग्य लिखा है। इसमें एक और प्रेमचंद के संघर्ष का वर्णन है, तो दूसरी ओर उनकी गरीबी का, अर्थात इस व्यंग्य लेख में उन्होंने प्रेमचंद के फटे जूते के माध्यम से प्रेमचंद के जीवन के संघर्ष का वर्णन किया है कि उन्हें अपने जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ा। कहने को संसार के, दुनिया के, देश के बहुत बड़े महान साहित्यकारों के रूप में गिने जाते हैं, लेकिन किस आर्थिक दशा से वो गुजर रहे थे उसकी जानकारी कुछ लोगों को ही है। समाज का सर्वश्रेष्ठ लेखक अपने लिए जूते भी न खरीद सके, इससे बढ़कर समाज की ओर क्या दुर्दशा हो सकती है। अर्थात जहां समाज में प्रेमचंद एक महान साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ लेखकों में उनकी गणना होती है, और उसके पास पहनने के लिए अच्छे जूते भी नहीं थे, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रेमचंद की दशा कैसी थी। भाषा शैली। परसाई जी की भाषा की विशेषता उनका व्यंग्य लेखन है। वैसे तो समाज व्यंग्य लेखकों से भरा हुआ है, फिर भी परसाई जी उनमें एक अलग स्थान रखते हैं। उन्होंने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है, अर्थात प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। वे एक सशक्त व्यंग्यकार हैं, अर्थात शक्ति से युक्त। अर्थात वैसे तो समाज में व्यंग्य लेखकों की कमी नहीं है, लेकिन परसाई जी का स्थान उनमें अलग है, क्योंकि वे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते रहे हैं और एक सशक्त व्यंग्यकार के रूप में हमारे सामने हैं। पाठ का सार समझते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग्य शैली में लिखा गया निबंध है। इसमें लेखक ने प्रेमचंद के फटे जूतों को आधार बनाकर हिंदी लेखकों की बुरी हालत को दर्शाया है। जो व्यक्ति समाज को बुराइयों से मुक्ति दिलाता है, समाज बदले में उसे क्या देता है। अर्थात प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों ने सामाजिक बुराइयों का खुलकर विरोध किया, साथ ही लोगों को प्रेरणा दी कि वे अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध करें। अपने लेखों के माध्यम से उनमें जागृति लाने की कोशिश की, लेकिन समाज ने उन्हें क्या दिया। प्रेमचंद एक चित्र में। लेखक के सामने प्रेमचंद और उनकी पत्नी का एक चित्र है। प्रेमचंद कुर्ता धोती पहने हुए हैं, सिर पर टोपी है, गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं, पांवों में कैनवस के जूते हैं जिनकी पतरियां निकल आई हैं। पतरियां क्या होता है? जो परत होती है ना, वो लोहे की, जो जिसमें से तश्मे निकलते हैं, तश्मे के आगे का हिस्सा जो पतरी होती है वो निकल आई है, इसलिए वे बेतरतीब बंधे हैं। बाएं जूते में एक बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। अर्थात उनके जो जूते थे, क्योंकि तश्मे के आगे की पतरियां निकल गई थी, इसलिए जो जूते के तश्मे वो खुल गए थे, इसलिए जब उसमें से निकालते थे तो जूते जो थे वो बेढंगे बंधे हुए नजर आते थे। कोई आगे वाले छेद में होता था, कोई पीछे वाले में होता था। बाएं जूते में एक बड़ा छेद हो गया था, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई थी। अब आगे से छेद हो गया था, जो इतना गरीब है कि वो फटे हुए जूते पहन करके चल रहा है या फोटो तक भी खिंचवा रहा है, तो उसके पास उसकी जो आर्थिक दशा होगी वो कितनी बुरी होगी। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर
बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है। पहला दाहिने पांव का जो जूता है वो ठीक है, लेकिन बाएं वाले में छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। लेखक चिंता में। प्रेमचंद के फटे जूते देखकर लेखक चिंता में पड़ गया कि ऐसी कैसी हालत हो गई। अगर फोटो खिंचाते समय पोशाक का ये हाल है तो वास्तविक जीवन में क्या रहा होगा। अगर प्रेमचंद की ऐसी हालत थी कि फोटो खिंचाने की पोशाक में अगर उनका ये हाल था कि जो जूते हैं वो फटे हुए थे, ठीक है, तो और जो उनकी धोती थी वो मैली थी, कुर्ता था वो ऐसे ही था हालत में, कैनवस के जूते वो भी बेतरतीब बंधे हुए, तो ऐसी हालत को देखकर चिंता में पड़ गया कि एक महान कथाकार साहित्यकार की ऐसी हालत। परंतु फिर विचार आया कि प्रेमचंद अंदर बाहर की अलग अलग पोशाक रखने वाले इंसान नहीं है। उनके चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और विश्वास है। अर्थात इनको बाद में ऐसा लगा कि अगर कि ये है, हो सकता है कि अगर ये पोशाक है तो फिर घर की कैसी होगी। लेकिन फिर उन्हें लगा कि प्रेमचंद तो सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, साधारण जीवन जीते हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, उनके घर और बाहर की जो पोशाक है वो अलग अलग नहीं हो सकती। लेकिन ऐसी फोटो खिंचवाने के बाद भी उनके चेहरे पर बड़ी बेपरवाही थी कि उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि समाज उनकी इस फोटो को देख करके क्या कहेगा, और अपने अंदर ही उनके अंदर बहुत बड़ा विश्वास था कि जो जैसी हालत में है दुनिया के सामने उसे वैसे ही पेश आना चाहिए, उससे अलग दिखावा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है कि मैं जब तुम्हारे चेहरे की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हे मेरे साहित्यिक पूर्वज, साहित्य के जो पूर्वज हैं, कि तुम्हारा जूता फट गया है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम जूता जो तुम पहनकर आए हो फोटो खिंचवाने के लिए वो फटा हुआ है और उसमें से तुम्हारी अंगुली भी बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है कि तुम कैसी दशा में फोटो खिंचवाने के लिए आ गए। एक बड़े साहित्यकार पूर्वजों के रूप में तुम जाने जाते हो। क्या समाज में तुम्हें अपनी कोई इज्जत का ख्याल नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। तुम इतना भी नहीं जानते कि अगर तुम थोड़ी सा धोती को नीचे कर लेते तो तुम्हारी उंगली जो थी वो ढक जाती, मगर तुम्हारे चेहरे पर कोई बेपरवाह ही नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल बेपरवाह हो। तुम्हें अपने पर पूरा विश्वास है कि तुम जैसा भी दुनिया को दिखाना चाहते हो तुम दिखा रहे हो। और फोटोग्राफर ने जब तुम्हें रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के साथ अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी कि मैं मुस्कान चेहरे पर ले आऊं, क्योंकि जब भी हम फोटोग्राफर के पास जाते हैं तो वो हमें कहते हैं ना स्माइल प्लीज, तो वही हालत प्रेमचंद के साथ भी हुई होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा।
दर्द के गहरे कुएं के तल में पड़ी मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, क्योंकि तुम्हारे तो चेहरे पर कभी मुस्कान थी नहीं, क्योंकि तुम तो समाज के लोगों के दुख को देखकर हमेशा दुखी रहते थे, उनके दुखों को दूर करने की कोशिश करते रहते थे। तुम्हारे मन में समाज के ऐसे लोगों के प्रति विद्रोह भरे वचन उत्पन्न होते रहते थे, इसलिए तुम्हारे चेहरे पर खुशी कैसे आ सकती थी, क्योंकि हमारे समाज के जो तुम्हारे अपने आम आदमी जो दुखी थे, उन्हें देखकर तुम दुखी थे, तो तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कान कहाँ से आती। इसलिए शायद तुम्हें मुस्कान लाने के लिए तुम्हारे हृदय का जो गहरा कुआं था, उस तल में पड़ी हुई मुस्कान को तुमने अपने चेहरे पर लाने की अभी तुम कोशिश कर ही रहे होगे, उसे धीरे धीरे खींच कर लाने का प्रयास कर ही रहे होगे। कितनी देर में तो फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा, अर्थात फोटो क्लिक कर दी होगी, और तुम्हारी जो मुस्कान है वो चेहरे पर आ ही नहीं पाई होगी, वो अधूरी रह गई होगी। ठीक है, तो इतना जितना हमने पढ़ा है इससे संबंधित अब हम थोड़े से कठिन शब्द कर लेते हैं, ताकि आप साथ साथ कठिन शब्दों के साथ साथ प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। कठिन शब्द है बेटा आपका कैनवस। कैनवस होता है एक प्रकार का मोटा कपड़ा। बेतरतीब का अर्थ होता है बेढंगे। दृष्टि का अर्थ होता है नजर। पुरखा का अर्थ होता है क्लिक, यानी फोटो के लिए जाने की आवाज। फोटो जब हम लेते हैं तो उसके लेने की जो आवाज होती है उसे हम कहते हैं क्लिक। विचित्र, विचित्र का अर्थ होता है अनोखा। उपहास का अर्थ होता है हंसी उड़ाना। व्यंग्य, व्यंग्य का अर्थ होता है बातों की चोट। यहाँ पर किसी पर हम व्यंग्य कस रहे हैं, तो यहाँ लेखक भी व्यंग्य कस रहे हैं और अपने व्यंग्य के माध्यम से वो प्रेमचंद पर बातों की चोट कर रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने फोटो खिंचाने के लिए अगर तुम जूते मांग लेते तो क्या फर्क पड़ता, तुमने जूते क्यों नहीं मांगे। तो इस तरीके के प्रश्नों के माध्यम से प्रेमचंद के ऊपर व्यंग्य कसने की कोशिश की गई है। हम समझते हैं इस जो भी हमने अभी तक पढ़ा। पहला प्रश्न है, यहाँ किसके जूतों की बात की गई है। किसके जूतों की बात की गई है बेटा? प्रेमचंद के। बेतरतीब बंधे होने से क्या आशय है? बेतरतीब का अर्थ होता है लापरवाही से बांधे गए। फोटो में किस पैर की अंगुली निकली हुई है? बाएं पैर की। उसमें आया था ना कि दाहिने पैर की जो उंगली है वो बिल्कुल सही है। पोशाक बदलने का गुण न होने से किस विशेषता का पता चलता है? कि प्रेमचंद जो थे वो दिखावे से बिल्कुल दूर थे, अर्थात दिखावे की भावना उनमें नहीं। अगला प्रश्न है, फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी? वाक्य का कौन सा भेद है? विधानवाचक है, संदेहवाचक है, इच्छावाचक है या फिर संकेतवाचक? देखिए बेटा कौन सा है इसमें हमारा उत्तर होगा, कौन सा होगा? अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, संकेतवाचक प्रश्नात्मक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर संकेतवाचक भी तो है। अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, तो वाक्य के प्रश्नवाचक भी हो सकता है और यहाँ पर हम संकेतवाचक प्रश्नात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक किसके चेहरे की ओर देखता है? प्रेमचंद के। उसके चेहरे पर उसकी जो दृष्टि है वो अटक जाती है, उसके चेहरे की तरफ वो देखता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद को कहा। अगला प्रश्न है, साहित्यिक पुरखे की किस विशेषता का पता चलता है? साहित्यिक पुरखे की इस विशेषता का पता चलता है कि उसे दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फोटो खिंचवाते समय किस परंपरा की ओर संकेत किया गया है? फोटो खिंचाते समय चेहरे पर मुस्कान लाने की परंपरा की ओर संकेत किया गया है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक शब्द का व्याकरणिक परिचय दीजिए। देखो साहित्य शब्द है उसमें एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और यह एक विशेषण शब्द भी है। पुरखे की विशेषता है कैसे कि साहित्यिक पुरखे। तो आगे बढ़ते हैं। फोटो में व्यंग्य भरी हंसी, अर्थात प्रेमचंद की व्यंग्य भरी हंसी का वर्णन है कि वो फोटो तो खिंचा ही रहे हैं लेकिन साथ में मुस्कुरा भी रहे हैं। यह कैसा आदमी है?
जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो जूते ठीक पहन लेते या ना खिंचाते। अर्थात ये कैसा आदमी है, तो खुद ने फटे जूते पहने हुए हैं और उसी में फोटो भी खिंचवा रहा है, साथ में किसी पर हंस भी रहा है। खुद की फोटो में ऐसी हालत है कि कोई भी उनकी फोटो देखेगा तो उस पर हंसेगा, लेकिन खुद पर हंसने की बजाय वह व्यक्ति दूसरों पर हंस रहा है। अगर उसे लग रहा था कि उसे फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते, या तो पहनते ही मत या तो खिंचाते ही मत। यानी कि अगर आपके पास अच्छे कपड़े ना हो, अच्छे जूते ना हो, तो हमें फोटो नहीं खिंचवाना चाहिए ताकि हम किसी की नजरों में हंसी का पात्र ना बने। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था, क्या बिगड़ जाता अगर फोटो ना खिंचाते तो? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भई कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने के लिए भी जूता ना हो, अर्थात कि हमारे पास पहनने के लिए अच्छा जूता भी नहीं है। फोटो नहीं खिंचवाते तो प्रेमचंद का क्या बिगड़ जाता? लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद पत्नी ने कहा हो, प्रार्थना की हो कि नहीं चलो फोटो खिंचवाने चलते हैं, और पत्नी की बात को तुम टाल नहीं पाए होगे और कह दिया होगा चलो भाई चलो चलते हैं, बैठ गए होगे फोटो खिंचवाने के लिए। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी दुख की बात है कि एक ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति के पास फोटो खिंचाने के लिए एक जूता भी ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। जब मैं तुम्हारी फोटो को देखता हूँ तो मुझे तुम्हारे दुख का पता चलता है, और उस दुख को देख करके कि तुम्हारी जो आर्थिक दशा थी वो कितनी कमजोर थी, तुम कितनी आर्थिक दशा से गुजर रहे थे, बुरी दशा से गुजर रहे थे, तो उसे मैं अपने भीतर महसूस करके रो पड़ना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी आंखों का जब ये तीखा दर्द भरे व्यंग्य देखता हूँ कि तुम ऐसी फोटो खिंचवाने के बाद भी मुस्कुरा रहे हो, तो वो मुझे व्यंग्य रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते, अगर समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, अर्थात प्रेमचंद फोटो के महत्व को नहीं समझते थे। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। फोटो के महत्व से अभिप्राय है वे समाज में दिखावा नहीं करते थे, वो जैसे दुनिया के सामने थे वैसे ही थे, अर्थात अपने घर में जैसे थे वैसे ही बाहर थे। वो स्वाभिमानी थे, इसलिए किसी समझौते में भी विश्वास नहीं रखते थे। समझते होते, अगर वो पर्दे के महत्व को समझते या फोटो के महत्व को समझते कि दुनिया फोटो के लिए तो इत्र तक चिपड़ लेती है, ठीक है, इत्र तक लगा लेती है, जैसे उनके फोटो में उससे खुशबू आ जाएगी। लोग तो फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते हैं दूसरों से। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई कर देते हैं, यानी दूल्हा दिखाने का कार्य भी कर दिया जाता है। यहाँ तक कि मोटर से बारात निकाल लेते हैं, दूसरों की गाड़ियां मांग करके शादी तक कर लेते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। कहने का मतलब है कि लोग बारात तक तो निकालते हैं, यहाँ तक कि कई बार तो फोटो खिंचाने के लिए दूसरे की पत्नी तक को भी मांग लेते हैं, और तुमसे जूते मांगते नहीं बने, अर्थात तुम अपने फोटो खिंचाने के लिए जूते तक नहीं मांग पाए। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं, अर्थात परफ्यूम छिड़कते हैं अपने ऊपर, फिर फोटो खिंचाने जाते हैं, जैसे कि फोटो में खुशबू आ जाएगी। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है, अर्थात दिखावा करके तो बुरे से बुरा व्यक्ति भी अच्छा बन जाता है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूता उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो
जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। कहने का मतलब है कि टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूता उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। कहने का अभिप्राय है कि टोपी बेशक सस्ती थी लेकिन उसका स्थान ऊंचा था। जूता बेशक महंगा था लेकिन उसका स्थान पैरों में था। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। हमेशा टोपी की कीमत कम है और जूता हमेशा महंगा रहा। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। यानी कि जो बड़े समाज के बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, जो समाज के छोटे वर्ग के लोग हैं या गरीब है या जिनका शोषण किया जाता है, उन्हें अपने सामने झुकाने के लिए तैयार रहते हैं। अर्थात उनके पास पैसा ज्यादा होता है इसलिए वो गरीब वर्ग का अपमान करते हैं, उनकी टोपी को अपने पैरों में रखने की कोशिश करते हैं, उन्हें हर समय झुकाने की कोशिश करते हैं। बेशक पहले जमाने में टोपी सस्ती थी लेकिन फिर भी वो हमारे मान सम्मान का प्रतीक थी। जूता तब भी महंगा था लेकिन पैरों में पहना जाता था। आज जूते की कीमत बढ़ गई अर्थात समाज में ऐसे लोगों का रुतबा बढ़ गया है जिनके पास पैसा ज्यादा है और वो गरीब लोगों को तंग करने का कार्य करते हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। तुम्हारे पास पैसा नहीं था लेकिन तुम्हारे पास स्वाभिमान था। तुम जूते नहीं थे अर्थात तुम्हारे पास पैसा नहीं था। तुम्हारे पास टोपी थी अर्थात तुम्हारा सम्मान था, तुम्हारी इज्जत थी, वो आज भी है। लेकिन तुम्हारी ये विडंबना, ये स्थिति, ये दुख मुझे आज तक पहले कभी नहीं चुभा जितना मुझे आज चुभा। तुम्हारी स्थिति को देख कर के मुझे इतना दुख पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने फोटो में तुम्हारे फटे हुए जूते को देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। कहने को तुम इस संसार के, इस दुनिया के, इस देश के महान कथाकारों में गिने जाते हो, उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हो, युग प्रवर्तक तक पता नहीं क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ था। तुम्हारी स्थिति इतनी बुरी थी, इतनी दुर्दशा थी तुम्हारी कि तुम्हारे पास पहनने के लिए एक अच्छा जूता तक नहीं था। समाज में तुम्हारा उपन्यास सम्राट होना, युगों का प्रवर्तक होना, युग बनाने वाला होना, कथाकार होना सब बेकार था। तो आइए कुछ शब्दार्थ देखते हैं। आग्रह, आग्रह का अर्थ होता है जोर या निवेदन। पत्नी ने आग्रह किया होगा या जोर किया होगा या निवेदन किया होगा। अगला शब्द है ट्रेजेडी यानी दुखद बात। क्लेश यानी दुख। वर यानी दूल्हा। आनुपातिक मूल्य अर्थात अनुपात के हिसाब से मूल्य तय होना। अगला शब्द है विडंबना अर्थात दुर्भाग्य। तीव्रता यानी तेजी या तीखापन। युग प्रवर्तक युग को आरंभ करने वाले। कुर्बान खुश होना, न्यौछावर हो जाना। प्रश्नों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, फोटो का महत्व कौन नहीं समझता? कौन नहीं समझता? प्रेमचंद। तुमसे अभिप्राय प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं के माध्यम से किस पर व्यंग्य किया गया है? प्रेमचंद पर किया गया है, क्योंकि प्रेमचंद ने फोटो खिंचाने के लिए किसी भी तरह के जूते की मांग नहीं की। अगला प्रश्न है कि जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, पंक्ति का क्या आशय है? अर्थात जो लोग हैं वो फोटो खिंचाते समय अपने ऊपर इत्र छिड़क कर जाते हैं, मानो उनकी फोटो में खुशबू आएगी, अर्थात अपनी कमियों को छिपाने के लिए वे दिखावे का कार्य करते हैं। है वर दिखाई में कौन सा समास है? वर की दिखाई, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, टोपी और जूते के मूल्य में क्या संबंध रहा है? देखो, टोपी और जूते के मूल्य में यह संबंध रहा है कि टोपी तब भी क्या थी? महंगी थी,
ठीक है, अर्थात टोपी का जो मूल्य है वो हमेशा जूते से कम रहा है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जूते पर न्यौछावर होने का क्या तात्पर्य है? जूते पर न्यौछावर होने का तात्पर्य है ताकतवर के सामने गुणवान झुक जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के किस तरह मारे थे? देखो, प्रेमचंद को मान सम्मान तो मिलता था, लेकिन उनके पास धन की कमी थी। अगला प्रश्न है, लेखक को कौन सी विडंबना चुभ रही थी? प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार के पास धन नहीं था, आर्थिक स्थिति उनकी खराब थी, ये विडंबना उन्हें चुभ रही थी। अगला प्रश्न है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है का क्या भाव है? इसका मतलब है कि ताकतवर को अब और अधिक सम्मान दिया जाने लगा है। तो आइए आपके गृह कार्य चर्चा। गृह कार्य है, पहला प्रश्न है, हरिशंकर प्रसाई ने प्रेमचंद का जो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं, अर्थात कौन सी विशेषताएं हमारे सामने उभर कर आई हैं? प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। पहला क भाग, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। एक जूती पर या जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। इस पंक्ति में निहित व्यंग्य बताना है। अगला प्रश्न है, ख भाग, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। ठीक है, तुम पर्दे का महत्व या फोटो का महत्व नहीं समझते हो, इस बात के आशय क्या है, इस पंक्ति के अर्थ को जो व्यंग्य के रूप में दर्शाया गया है उसे हमें बताना है। कल मिलेंगे अगले व्याख्यान में पाठ के शेष भाग के साथ। आपकी जो भी शंका हो अपनी ऑनलाइन क्लास में आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको ये हमारा व्याख्यान कैसे लगा उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं कल अगले व्याख्यान के साथ।